भूगोल के पहला चैप्टर हो गया, मतलब भारत की स्थिति, भारत के सब कुछ जान लिया। अब भौतिकी स्वरूप संरचना उच्चवाद, यानी कि भारत के कौन जगह पर कौन कौन चीज है ओकरा सबके बारे में पढ़ेंगे, हिमालय पर्वत और के बारे में। तो संक्षेप में चले तो शॉर्ट में कह रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह दुर्लभ मंडल यानी कि एथोस्फीयर कहलाती है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट में रहता है। और दुर्बलता मंडल नीचे की अर्ध तीव्र चट्टानों को गतिशील करती है। यही में हम लोग पढ़ेंगे एक सबके कि कैगो सब अंदर में है पार्ट उट से सबके। पृथ्वी के भीतरी भाग गर्म है, वहाँ रेडियोधर्मिक तत्वों की विसर्जित ऊर्जा होती है और भीषण ताप उत्पन्न करती है। कि जैसे जैसे खड्डा खन का नीचे जाते रहेगा तो थोड़ा सा गर्मी ज्यादा लगेगा, नीचे में गर्मी, हाँ नीचे में गर्मी बढ़ेगा। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यह ताप द्रवी चट्टानों में संवहन तरंगे उत्पन्न करती है। ऊपर उठती तरंगों को पृथ्वी के ऊपरी परत बड़े बड़े भूखंड बांट दी जाते हैं, जिन्हें भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है। यही प्लेट जो बटल है एकरे कहता है कि भूकंप आता है तो यह प्लेट आपस में तनी वहीं टकराता है, तो यह भूगर्भीय प्लेट कहलाता है। हाँ, इसी को कहा जाता है। मुख्य भूगर्भीय प्लेट एक सात है, जरा 7 गो महाद्वीप के रूप में हम लोग का बटा हुआ है। हाँ, ये महाद्वीपों के रूप में। कहीं कहीं ये प्लेटें एक दूसरे से दूर है, तो दूर हो रहे प्लेटों को अपसारी प्लेट कहते हैं। कोई कोई प्लेट तनी मनी घसक रहा है इसके। कहीं कहीं प्लेटें एक दूसरे के एकदम निकट है, और निकट आने वाले प्लेटों को अभिसारी प्लेट कहा गया है। अमान जी, अपसरण तथा अभिसरण क्रियाओं से भूपृष्ठ पर चट्टानों में कहीं दरारें, कहीं भ्रंश पैदा होती है, कहीं मोड़ बलन होती है। इन प्लेटों में गतिशीलता से लाखों लाख करोड़ों वर्षों में महाद्वीप आकार में स्थित परिवर्तन आ जाता है। अब बहुत समय तक न धीरे धीरे घसकते रहता है, और घसकत इन्हें हो जाता है, तो यहाँ के महाद्वीप यहाँ घसक कर चल जाता है। जैसे अगर इस टन्नी को बुनका कर तरह से दिखाई दे रहा होगा, अफ्रीका के नीचे दिखाई दे रहा है, अमेरिका के नीचे, अमेरिका के न अफ्रीका प्लेट लिखल है। हाँ, ओकरा नीचे एगो बुनका देखो है बगल में, बुनका ना है, थोड़ा सा द्वीप है। ये द्वीप ना पूरा सटल था अफ्रीका में, ठीक है ना, कुछ समय पहले। अब धीरे धीरे घसक इतना दूर गैप हो गया, भारत की तरह रहा है। हाँ, यही भारत की तरफ आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये चालन यहाँ जी देखो तनका से कट्टा संग के चिन्ह दिखाई दे रहा है, कि इसको सटा देंगे ना तो पूरा सट जाएगा। ये पूरा सटल था, मतलब तनका सनी पानी के गैप था, लेकिन अभी धीरे धीरे इधर चला, अगर सटेगा लेकिन बहुत दूर है, तो यहाँ पर ही सटने के चांस है कि कहा जाता है वैज्ञानिक लोग। चलो सर जी, बहुत समय लगेगा। सर, हाँ, अथी पृथ्वी के पूरा सेंटर में वो गोलाकार वो गरम हो जाते तब ना अथी गर्मी इक्वेटर पर आ जाता है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं उच्चवाच। देखो, आकार में विशाल हमारे देश के भौतिक स्वरूप की विविधता पाई जाती है। बोलता है कि हमारा देश में विशाल आकार के कारण ही भौतिक विविधता पाई। विविधता का अर्थ होता है कि कहीं जगह पर कहीं तो गर्मी, कहीं पर कहीं कुछ तरह के लोग रहते हैं, कहीं कुछ तरह के पेड़ पौधा मिलते हैं। जैसे कि कुछ पेड़ पौधा कुछ ही इलाका में मिलता है, ठीक ना, कुछ जानवर उसी इलाका में मिलता है। तो यही हमारे भारत की विविधता है कि हर जगह हर तरह के आदमी मिल रहा है, ओकर रूपरेखा मिल रहा है, वैसा पेड़ मिल रहा है, वैसा जानवर मिल रहा है, वहाँ पर कोई खाना मिल रहा है, कोई फल मिल रहा है। तब भारत की विविधता है। तब बहुत बड़ा भारत है, तो हर इलाका में जाते जाते हमारे लोग को खाना भाषा सब बदलते रहता है। उच्चवाच में 3 प्रमुख रूप मिलते हैं, एगो पहाड़, पठार और मैदान। तो हम लोग के जब भारत के स्पेशल पढ़ेंगे तो कुछ इलाका इसमें बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, कुछ ज़्यादा बहुत पठार है, कुछ ऐसा में मैदान है। पठार का मतलब देखो, हमारी पूरा नीचे इलाका था ना, ये पूरा समतल है, और तनका ओकरा से ऊपर चौकी देखो, तो कुछ ऐसा जमीन जहाँ पर घूमेगा तो एकदम सब प्लेन है, और ओकरा बगल में गया तो एगो और जैसा जहाँ पहाड़ सके, लेकिन ऊपर चढ़ा एकदम चौकी नियर प्लेन है, ठीक ना। तो उस इलाका को पठार कहते हैं। चबूतरा के बाद, हाँ, वही पठार होता है। तो अपना गांव में जैसे चबूतरा होता है, कोई खाली मैदान में कोई चबूतरा मिल गया तो ये पहाड़ की तरह होता है, लेकिन ऊपर में चले भाई एकदम प्लेन रहे, समता सपाट रहता है, उसी को पठार कहते हैं। तो पठार के परिभाषा में वही रहता है कि जो भूभाग के सबसे ऊपरी पटा के जो पूरा समता सपाट रहे, तो नहीं पृथ्वी के सतह से ऊंचा है। देखो, पृथ्वी के सतह से ऊंचा है ना चौकी, हाँ। लेकिन चौकी पर चढ़ने के बाद फिर एकदम प्लेन, पठार ही होगा चौकी, हाँ, फिर पठार होगा। चलो, अपना से इलाके में नहीं देखेगा। तब बोल रहा है निरूपण करोड़ों वर्षों लगते हैं। इस भौतिक स्वरूप रेखा में ना बहुत समय लगता है। इसे भूगर्भीय क्रियाकलापों के साथ साथ बाह्य शक्तियां जैसे अपवर्तन या अपक्षय या निक्षेपण, सबका अर्थ है कि धीरे धीरे उसका टूट जाना, ठीक ना। जैसे बहुत बड़का पहाड़ रखा रहता है,
ठीक ना, वो बहुत टूट करके एगो पत्थर बन जाता है, तो वो बड़का पत्थर बनता है, वो धीरे धीरे टूटे टूटे और 3-4 गो टुकड़ा में बनता है, ठीक ना, फिर धीरे धीरे वह माटी बन जाता है। तो इसी को अपवर्धन कहलाता है, अपक्षय कहलाता है, ठीक ना। तब भूमिका रहती है। भारत एक प्रायद्वीपीय पठार भूपट्टी के सबसे पुरानी भागों में से एक है। प्रायद्वीपीय इसलिए क्या, क्योंकि 3 साइड से पानी है, तो पठार के भूपट्टी के भाग है जिस पर अनेक पहाड़ियां मिलती है। भारत में बहुत सारा पहाड़ है। अगर न्यूज पढ़ा होगा तभी हाल फिलहाल में अरावली की पहाड़ी, जो न्यूज में चाहे टीवी में चाहे कभी मोबाइल चलाया होगा, जरा कहा जा रहा है कि सरकार इसको काटे की कोशिश कराए, ठीक ना, तो यह पहाड़िया बोलता है। तो उसी तरह काटना शुरू हुए है, बहुत बड़ा है, मतलब कुछ अब नहीं समझा सकते। राजस्थान में ना, राजस्थान के इलाका में, हाँ, तो कुछ बनाने के लिए बनाने उनाने के लिए ओकरा अंदर खाने का तो बहुत सारा मिनरल्स मिलता है, यह सब रहता है खाना। तो नहीं अभी चालू है तनी। अगला देखो, जिस पर अनेक पहाड़ियां, था भारत में हम लोग के बहुत सारा पहाड़ी, कोई छोटा छोटा पहाड़ी, कुछ बड़ा बड़ा पहाड़ी, कुछ पहाड़ियां श्रृंखलाबद्ध भी है, कुछ पहाड़ी ना एक लाइन से एक लाइन लगल है, एगो के बाद है। इस भाग में भ्रंश घाटियां भी मिलती है। पश्चिमी मध्य भाग में लावा प्रवल होने के कारण कड़ी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, जो टूट करके काली मिट्टी का निर्माण करता है। अभी हम पढ़े पश्चिमी भाग, अगर मैप हम लोग देखते हैं तो इधर वाला होता है उत्तरी भाग, हाँ पूर्वी भाग, इधर वाला पश्चिमी भाग। तो अपन सके भारत के मैप अगर देखे तो पश्चिम में ना गुजरात, मध्य पश्चिम में, पूरा में गया भारत के मैप में देखेगा तब इधर देखो, इधर होगा, इधर तो पेज करिए ना, हाँ देखो भारत के मैप देखेंगे ना तो इधर पूरब, इधर पश्चिम। तब बोला है पश्चिमी भाग में इधर पर है गुजरात, मुंबई यानी महाराष्ट्र राज्य। तो ये वाला इलाका को क्या कहा जाता है, पश्चिमी भाग। ये पश्चिमी भाग पर ना काली मिट्टी पाई जाती है, जो कहाँ से निकलती है, भ्रंश टूट टूट कर चट्टानों से, वही हम लोग बढ़े आगे में रहेगा। काली मिट्टी, सब मिट्टी के बारे में हम लोग को पढ़ना है इसमें, ठीक। तो बोला है कि पश्चिमी भाग में लावा प्रवाह होता है, यानी कि नीचे से ज्वालामुखी फूटता है, वो जब बाहर आता है तो कड़ी बेसाल्ट की चट्टान बन जाता है। यही बेसाल्ट चट्टान टूट करके काली मिट्टी का निर्माण करती है। तो हम लोग को आगे मिलेगा कि काली मिट्टी ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में। यहाँ पर ही कपास की खेती अच्छा होता है। जो काली मिट्टी होता है, चट्टान बनता है लावा से, लावा मतलब ज्वालामुखी फटता है ना, तो पूरा भयंकर लावा मतलब ठंडा होकर के बेसाल चट्टान बन जाता है, वो और धीरे धीरे टूटता है तो काली मिट्टी बन जाता है। ये पर फसल अच्छा होता है, कपास की खेती अच्छा होता है, ये सूती कपड़ा गुजरात में ज़्यादा निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय पठार कभी समुद्र में डूबी थी, और जो प्रायद्वीपीय पठार है से कभी कभी समुद्र में नहीं डूबा है। तो यह बोला कि जी अभी तक इलाका है समुद्र में न डूबा है उधर के। देखो भारत में कितना परसेंट पठार है, कितना परसेंट मैदान है, कितना परसेंट पर्वत है। तो भारत भूमि और प्रमुख भू आकृतियां कि अगर भारत के इलाका देखा जाए तो हम लोग के 27% पठार है, मैदान 43% और पर्वत 30%। इतना पानी के तो पूरा नहीं दिया गया, 3 देखिए अगला देखो। 10% में से इसे उतना है। हमारे देश में लगभग 30% भाग पर पर्वत है, 27% पठार पर भाग पठार है और 43% भाग मैदान है। और यही मैदानी इलाका में पानी रहेगा, यहो याद रखना। और पर्वत से पानी निकलता है और मैदानी भाग में हम लोग का रहता है, तो फिर यही किराया न दे। चलो अगला हम पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो बहुत बता सके हम पढ़ाए हैं, ये 1 लाइनर जीके दे करके। संसार की सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय पर्वत है, ठीक ना। हाँ सबसे बड़ा पर्वत को ना हिमालय पर्वत, तो वही बोला है। हाँ चोटी भी माउंट एवरेस्ट। तो संसार का सबसे बड़ा हिमालय पर्वत है और उसकी सबसे ऊंची सर्वोच्च ऊंचाई चोटी जो 8.8 किलोमीटर है, तो दीवार की तरह खड़ा है। वैसे भी भारत के उत्तर साइड में कौन सा पहाड़ है, तो हमारा हिमालय पर्वत। तो इसीलिए कहा गया है, कविता में पढ़ा होगा कि भारत के, हम बिहार भी बोल देते, भारत के उत्तर में पहाड़ी के समान, यानी कि हमारे बॉडी गार्ड के रूप में कौन सा पर्वत है, तो हिमालय पर्वत है, जो सीना ताने 8.8 किलोमीटर ऊंचा उसकी ऊंचाई है, चोटी है। यह पहाड़ पूर्व पश्चिम और दक्षिण की ओर मुड़ गई है। पूर्वी मोड़ नगा, पटकाई, बूम और लुसाई के नाम से तथा पश्चिमी मोड़ सुलेमान और कीरथार के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना उस सब के इलाका में इसको क्या क्या कहा जाता है से। तो ये हम लोग भारत के उत्तर के बारे में पढ़ लिए, हिमालय पर्वत है से। आप पढ़ेगा अरब सागर के बारे में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। हम मैप में भी कई बार दिखाए हुए हैं। जो अरब सागर है सो भारत के पश्चिम में है ना इधर, और बंगाल की खाड़ी पूरब में है। तो हम लोग एक कि तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जिसको बंगोपसागर
से घिरा भारत के एक दक्षिणी भाग पठारी इलाका है। ऊंचाई 400 से लेकर के 2600 मीटर है। इस उबड़ खाबड़ में पथरीली भूमि और असंख्यक छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती है। तो इस इलाका में थोड़ा मोड़ा पहाड़ी है, जिनमें पहाड़ी का नाम देखो, अरब सागर की ओर से जब मिलते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो अरावली की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी, सतपुरा के पहाड़ी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट कहेगा तो हम जो पहले दिखा दिए, भारत के उस साइड जो अरब सागर वाला पूरा जो इलाका होगा से पश्चिमी घाट कहलाएगा, बंगाल की खाड़ी वाला पूर्वी घाट कहलाएगा, बीच में राजस्थान वाला इलाका में और अरावली है, विंध्याचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला इलाका जो दिखता है वो में है, सतपुरा के पहाड़ी उसी राजस्थान के बगल में है। तो इस सब इलाका में है, तो हम लोग फिर दोबारा देखेंगे तब कंफर्म कर लेंगे। तब बंगाल की खाड़ी देख लिया, पर्वत और देख लिया कि मैदानी भाग में इस सब में हो गया से। मैदानी भाग का विस्तार हिमालय और दक्षिणी पठार के बीच में मिलता है। इन दो प्रमुख नदियों से इस मैदान का निर्माण किया गया, ठीक ना। यह बीच में नदी भी हुई है। तो एगो सबसे बड़ा नदी है सिंधु नदी और गंगा नदी। दोनों नदी हिमालय से ही निकलती है। याद रखना कि सिंधु नदी और गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो हिमालय से। और इसके हिमालय में कौन सा पार्ट है हम लोग पढ़ेंगे। और एगो इस सिंधु नदी अपना भारत से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है, तो इसलिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। और भारत अपना उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में होते, बिहार होते, पश्चिम बंगाल होते, बंगाल की खाड़ी में चल जाती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो दोनों प्रमुख नदियां हैं। एकरा अगल बगल में सारा इलाका जो बचता है ना, तो सब मैदान हो जाता है। इन नदियों के नाम पर से सिंधु नागा मैदान कह सकते हैं। उत्तर में स्थित यह विस्तृत मैदान को भारत का उत्तरी मैदान कहा जाता है। और समुद्र तटों पर भी संकरे मैदान की पट्टी होती है। भारत की वर्तमान भू आकृति उच्चवाच के विकास में करोड़ों वर्ष लगे हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों फलस्वरूप भू संचालन ने भूतल का उत्थान किया है। जो पृथ्वी पर कार्यरत बाह्य शक्तियों का उसका निम्नीकरण किया गया है। यह क्रिया आज भी चल रही है। हम जान चुके हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप ताप उत्पन्न होता रहता है, ठीक ना। तो नाभिकीय विखंडन होगा पृथ्वी के अंदर, तो क्या उत्पन्न होगा, फलस्वरूप ताप उत्पन्न, यानी कि ताप का मतलब गर्मी बढ़ेगा, ठीक ना। अंदर में ज्वालामुखी फटेगा तो गर्मी उत्पन्न होगा। और जब ज्वालामुखी फूटेगा तो चट्टान पिघलने की स्थिति आ जाती है, यानी धीरे धीरे क्या होगा, चट्टान पिघले लगेगा। और जब चट्टान पिघलेगा तो संवहनीय धारा होगा उत्पन्न होगी, यानी कि चट्टान पिघल करके बहेगा भी। हाँ, अभी अंडमान निकोबार में है जो कभी कभी फटते रहता है अपना भारत में, ऐसे तो और देश में है कई जगह जो ज्वालामुखी धरती के अंदर ही रहता है, फट करके बाहर निकलेगा। जैसे ऐसे खाया है कभी चीनी रोटी में चीनी भर का अथी आग पर से खाया है तवा पर। हाँ सर जी। कभी ना होता है ज्यादा चीनी भरा रहता फटता है, कैसे बहे लगता है, कितना गर्म रहता है। वैसी धरती के अंदर है वो लावा, वो बहुत गर्म होता है, हाथ जड़ता है ना। हाँ नहीं ना, हर जगह नहीं है, पहाड़ी इलाका में ज्यादा है, समझे अपना भारत में बहुत कम है। चलो आप लोग रोटी खा लिया। ये बोलता है कि जैसे गिरेगा मुंह लगा लेंगे चीनी में। हाँ, मुंह जल जाता है चीनी में, ना खाया वैसे कह रहा है, बहुत चीनी बहुत गर्म हो जाता है। हाँ चलो एक दिन गाना मम्मी के बनाने के लिए मुंह लगाएगा, मुंह जार देगा, खून निकलेगा, खून। चलो चम्मच से बस रखा, चम्मच से खाली। चलो आगे देखो। जो भूपृष्ठ भूपट्टी को आघात पहुंचाती है और उसे खंडित कर देती है, ऐसे 20 अपरित भूखंडों या प्लेटों में पता लगाया जा सकता है। इनमें से प्रमुख 7 गो में बांटा गया है। देखो हमारे महाद्वीपे के तरह भी है, लेकिन इसको इसमें तनका खाली नाम चेंज करके पढ़ना है। पहला में प्रशांतीय भूखंड, जो प्रशांत महासागर के इलाका है ना, वहाँ पर भूकंप आता है, या ज्वालामुखी इलाका है तो प्रशांतीय भूखंड बनाएगा। फिर उत्तरी अमेरिका भूखंड, फिर दक्षिणी अमेरिका भूखंड, फिर अफ्रीकी भूखंड, फिर यूरेशियाई भूखंड, फिर भारतीय भूखंड, फिर आर्कटिक भूखंड। पूरा अभी इलाका देखो, या चित्र में देखो दिखाई दे रहा है, ठीक ना। ये इतना इलाका को बांटा गया है भूखंड में। जो हम लोग ऊपर में देखे, ऊपर में 5 नंबर में लिखल है, ऊपर उठती तरंगों से पृथ्वी के ऊपर पड़ते बड़े बड़े भूखंड बढ़ जाती है, इन्हें ही भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है। इसी को भूखंड, जो तरंग निकलता है अंदर से भूकंप उड़ाता है ना, तो इस इलाका में बांटा गया है। ये भूखंड या प्लेट हो सकते हैं या एक दूसरे से बढ़ते और एक दूसरे के, हाँ देखो अगला 20 करोड़ खंडित हो गया है। इतना गोंडवाना भूमि, अपना सबके इलाका में गोंडवाना भूमि भी पाया जाता है। तो उसका देखो
ये विपरीत दिशा में गतिशील है, आपस में टकराने पर ये मूर्तें एक दूसरे से दबाते और टूटते भी है, ठीक ना। तो ये दूसरा अगर एक दूसरे में टकरा रहा है तो स्थिति होता है। इस कारण महाद्वीप की स्थिति में आकार परिवर्तन होता है। भारत के वर्तमान स्थलाकृति या भू आकृति जो इसी प्रकार के एक अपभ्रंश से देखने को मिला जाता है। हम बता देते हैं, आगे हम लोग को पढ़ने के लिए मिलना चाहिए, न मिले तो ध्यान दो। देखो अपना जो भारत के मैप है ना, कहा जाता है कि पहली इधर अफ्रीका में सटल था, दिखाई दिया ना, लेकिन ये धीरे धीरे घसक करके अपभ्रंश से चला गया था, ठीक ना। तो यहाँ पे आकर आई है टकराया तो हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। जहाँ हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत हाँ टकरा, पहले वहाँ पर 33 सागर एगो बहुत बड़ा समुंदर था, ठीक ना। ई आकर के यहाँ पे टकराया ना, तो यहाँ पर ही दूगो प्लेट टकराया। तो मान लो हम हाथ के देखो, अगर दूगो टकराएगा तो ऐसे होना जाएगा। तो यही हुआ, तो वहाँ पर ही बड़का सा हिमालय पर्वत निकल गया। यही नया हिमालय पर्वत है हम लोग का। पहले था समुद्र था, नाम था 33 सागर। सर जहिया तो हाँ। कोई आदमी न रहा होगा। अब इतना हमको दे दे, इधर देखो। तो उस समय के ना ये साइंटिस्ट लोग बता रहा है कि उसको कुछ अंश मिला है ना, तो उस समय के आदमी के बाद में बहुत करोड़ों वर्ष है ना, लिखल देखो करोड़ों वर्ष पहले, 20 करोड़ वर्ष पहले। हाँ यही बता रहा है। देखो ये एगो में तो चित्र है कि हम ना ध्यान दिए। देखो अफ्रीका के बगल में भारत है ना, लेकिन ये धीरे धीरे घसक कर कहाँ आ गया है, आज यहाँ आ गया। ये चित्र के अनुसार से देखेगा तो अफ्रीका के नजदीक था भारत, है ना। तो देखो जहाँ पर ये, लेकिन घसकैत यहाँ चला गया था और जाकर के हिमालय पर्वत का निर्माण कर दिया। तो वही बात हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो कि कितना वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले, हाँ 20 करोड़ करोड़ों वर्ष पूर्व भारत की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में थी। यानी कि भारत जो हमारा था कहाँ था, दक्षिण में था, ठीक ना। और जो चित्र 2.3 में देखिए, जो 2.3 यह है ना, यहाँ तो यहाँ बोल रहा है जो तत्कालीन जगह दक्षिण भारत का प्रदर्शित किया गया है, जिसे गोंडवाना भूमि नाम दिया जाता है। तो इस इलाका को कौन नाम भूमि दिया, गोंडवाना। अब भू प्रवाह के संवहनीय धाराओं के फलस्वरूप आघात जगत खंडित होकर बिखर चला, और यहाँ ज्वालामुखी फटा चाहे तरंग निकला, तो धीरे धीरे घसकैत इन्ने के तरफ चला जाता है। और भारतीय भूखंड प्लेट उत्तर की ओर खिसकते हुए विशाल यूरेशियाई खंड प्लेट में से टकरा गया। तो यहाँ था, धीरे धीरे घसकैत आकर कहाँ टकराया, यूरेशियाई प्लेट में। जब तक यही में टकराने से यहाँ पर ही एगो आगे चलो, हम तो बतैली है, तो आकर के टकरा गया। यह घटना 5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व की है, यानी कि बहुत समय पहले के। भारतीय प्लेट पहले दक्षिण में था, अब कहाँ चल गया, उत्तर में। अब कौन भूखंड में चला गया, तो यूरेशियाई भूखंड में, जिसको एशिया हम लोग कहते हैं आजकल। भारतीय प्लेट का उत्तरी छोर एशियाई प्लेट के नीचे प्रवेश कर दब गया, और दोनों प्लेट के बीच घिरे टेथिस सागर, जिसे दिया गया नाम है। यानी कि वहां पर एगो सागर था, तब नहीं बता दिए थे, उस सागर का नाम क्या था, टेथिस सागर। में लिख दिया कि दिया गया नाम, यानी कि कोई नाम रहा होगा, लेकिन वैज्ञानिक लोग इस सागर को, सागर मतलब समुद्र की नाम दिया क्या, टेथिस सागर। तब बोला कि जो प्लेटों के बीच घिरा है वो क्या नीचे कौन सा था, टेथिस सागर, जो परे मलबे में मुड़ करके मध्य एशियाई मोर्द पर्वत श्रेणी का जन्म दे दिया। तो यहीं पर ये सागर खत्म हो गया, और वहां पर टकराने से वहां पर क्या जन्म हो गया, पर्वत श्रेणी का जन्म हो गया, जिन्हें हिमालय सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी, जिसे क्या पर्वत कहते हैं आजकल, हिमालय पर्वत। आज जो तू हिमालय पर्वत हम लोग देख रहे हैं, वहां पर इससे पहले क्या था, सागर था, ठीक ना। और वही सागर पर हमारा भारत दक्षिण में था, दक्षिण से टकरा करके गया उत्तर के तरफ, तो यूरेशियाई में, और वहां टकराने से उत्तर से दक्षिण से, यहाँ इलाका है ना, तो दक्षिण की तरफ है, ऊपर की तरफ जाएगा था उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ गया। और यहाँ पर ही कौन सा पर्वत का निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत के, ध्यान ना है कि तब हम लोग हिमालय पर्वत के वैसी रहो। हिमालय के दक्षिण में जो विस्तृत खंड या बेसिन बना है, वह उत्तर के हिमालय पर्वत और दक्षिण के पठार से प्रवाहित होने वाली नदियों के जमा किए गए मिट्टी बालू अवसादों के भरकर विस्तृत मैदान बन गया है। और हिमालय के निर्माण काल की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं उल्लेखित है। एक है दक्षिण पठार के पश्चिमी भाग का अवलित होना, और अर्थात भूतल में समा जाना, और दूसरा है अरब सागर का अस्तित्व में आना, और उत्तर पश्चिमी पठारी भाग में विस्तृत ज्वालामुखी उद्गार होने के भाग का अवलित हुआ। तो हिमालय के बारे में पढ़े, अरब सागर के बारे में, इसके कैसे निर्माण हुआ से चलो। अब दक्षिणी पठार का अस्तित्व कैसे आया, तो आघात महाकल्प यानी एरा होते हैं कि बहुत समय पहले के बात कह रहा है, किससे चला आ रहा है। इसकी रचना मुख्यतः अग्नीय और रूपांतरी चट्टानों से हुआ है।
तो इसका कौन चट्टानों से हुआ है? अग्नि और रूपांतरित चट्टानों से। रूपांतरित चट्टान जो होता है जो 380 करोड़ वर्ष पुरानी होती है। तो रूपांतरित चट्टान किसको कहते हैं? जो 380 करोड़ पुराना चट्टान रहेगा उसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं। देखो रूपांतरित चट्टान में क्या पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन रहेगा कि रूपांतरित चट्टानों में धात्विक खनिजों का भंडार है। तो रूपांतरित चट्टानों में किस खनिज का भंडार है? धात्विक यानी कि धातु इसमें रहता है, यानी कि लोहा। यह पठार अत्यंत हीरो रहता है। यह पठार अत्यंत संघर्षित हो जाएगा, निकाले बड़ा ध्यान से कहता है। यह पठार अत्यंत घर्षित हो चुका है, अतः इसके अंदर पुरानी चट्टान ने दृष्टिगोचर होने लगी, यानी कि धीरे धीरे टकराइट घसाइट खत्म हो रहा है। ठीक ना, समझ में आ रहा है? चलो जो आ गया हिमालय पर्वत आ गया ना। हाँ तो देखो संरचना यानी कि भारत के देख लिया पहले। हिमालय पर्वत अभी बर्फ वाला बना हुआ है। चलो देखो अभी तक हम लोग क्या पीछे पढ़े से समझो। अभी तक भारत का से पहले कहाँ था? तो दक्षिण में था, यानी कि अफ्रीका के नजदीक था। ठीक ना, ये बात जिंदगी में पहली बार तुझे जानना होगा। ठीक ना, उसके बाद धीरे धीरे घस उत्तर में आ गया, जहाँ हिमालय देख लिया। हिमालय पर्वत कैसे बना से भारत का निर्माण कैसे हो गया से समझ सकता है एक तरह की कहाँ से कहाँ घसक कर आयल है से। ठीक ना, और भारत में हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ से वहां पर ही कौन सा पहले सागर था से तैथिस सागर था। ठीक ना, तो अब हम लोग पढ़ते हैं ये कैसन है से। अब खाली भारत के स्पेस और उसके बाद हिमालय। चलो हम बताते हैं। देखो ये कहा कि कैसे घस। कल्पना करो कि हम जब पढ़ी ना एगो कटोरा ले ली है, ठीक है ना, आ एकरा में बहुत सारा हम पानी रख लिए है, हो गया, समझ गया। आ ए में कहेंगे कि 4 गो बर्फ के टुकड़ा ला कर रख दो, हो गया। अगर वो बर्फ के टुकड़ा ला करके चाहे एगो बड़का को बर्फ के टुकड़ा ला कर रख दो, धीरे धीरे वो पिघलेगा तो टूट जाएगा। टूटता है ना, देखा होगा। तो अगर टूट का 4 गो हो गया तो एक जगह रहेगा, तो धीरे धीरे इन्होंने भागेगा ना। तो वैसी हुआ, मान लो कि पूरा ज्वाला में पानी के बहाव से उसी तरह हमारा जो था ये टूटल था। ठीक ना, बर्फ के टुकड़ा पीड़ित भारत, तो धीरे धीरे घसकैत एक जगह से चेंज हो गया। तब पन्नी बाहर के निकाल रहा था। नहीं तो ध्यान दो, तो उसी तरह है। अब भारत के स्थिति में जल्दी जाना है। जो कराती है अभी शुरू हो गया कि रमजान? हाँ आइए से ना है, आइए से निकालो। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है। आइए जन्मदिन, ठीक जाओ। ओले जा रहा है कि नीचे बाहर मत जा रहा है। ओले जा रहा है तो बहुत मारेंगे हम, नहीं तो जाओ। व्रत कर लगता है हमको भी शक लगा, ओले तो पूछ ले ना सर, कैले है। जा जा तो कायले होगा, कायले? फूले माथा दर्द कर रहा था। एक महीना बोले रसगुल्ला खाएगा तो रमजान स्टार्ट हुआ आज से, उस अपना पूजा करेगा, उसके बाद ईद मनाएगा, वही वाला। अच्छा आज से शाम। हाँ 1 महीना चल। और थोड़े से तनी देर पहले आप कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप सुनो। कोई कुछ नहीं बोलेगा। भारत की संरचना से तात्पर्य यह है कि यहाँ देखो भारत की संरचना देख ली ना कहाँ पर यह सी। अब देखो यहाँ पर ही भूमि पर पहाड़ भी है। भारत पर क्या क्या है? पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है आदि। कौन कौन से भौतिक रूप मिलते हैं तथा अनेक निर्माण में इनके किन चट्टानों की शक्ति या प्रक्रियाओं का योगदान है। ऊंचावाच का अर्थ है ऊंचाई नीचाई। भारत में कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचा है जैसे हिमालय पर्वत, कहीं बहुत नीचे जगह होगा। भारत के विभिन्न भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है तथा विभिन्न भागों की पारस्परिक ऊंचाई कितनी है। भारत का पर्वतीय भाग सबसे अधिक ऊंचा है और सबसे कम ऊंचाई पठारी भाग है। मैदान सबसे निचला भाग है। तो अब हम लोग एक एक करके पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर पठार के बारे में, फिर मैदान के बारे में। मैदान जब पढ़ेंगे तो हमें नदी के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन महत्वपूर्ण नदी है से सके। तो ध्यान दे ले जाओ, तो पहाड़ उहाड़ के बारे में मजा आएगा पढ़ने में। यानी कि तू अभी बैठल सब पहाड़ के घूम सकता है देखो चित्र में, और सब नदी के बारे में घूम सकता है। पहाड़ पर घूमे चलेगा ना। चलो पहले पहाड़ स्टार्ट होगा, देखते हैं। तो भारत की संरचना एक ऐसी नहीं है जिसका दक्षिणी भाग अति प्राचीन पठार है। तो दक्षिण के भाग जो है ना, अति के मतलब बहुत ज़्यादा, प्राचीन के मतलब पुराना पठार है। तो भारत के जो दक्षिणी भाग है ना, बहुत पुराना पठार है और वह गोंडवाना भूमि का एक खंड है। हम लोग पढ़े थे कि जब जहाँ पर वो था तो उसको क्या कहा जाता था? गोंडवाना। जब अफ्रीका के बगल में रहता था तो इसको गोंडवाना भूमि कहते थे। इस भारत को, हाँ भारत को नहीं, भारत के जगह इलाका वाला खंड है वहाँ के। इस पठार का निर्माण कठोर चट्टानों से हुआ है
अधिकतर चट्टानें रूपांतरित और हवादार है। इस पठार पर अग्नीय चट्टानें पाई जाती है। इस पठार की औसत समुद्री तल से 400 से 900 मीटर ऊंचा यानी कि समुद्र के एकदम सटले है। सब अगला देखो, भारत के उत्तरी भाग में संरचना परतदर या परस्तरीय चट्टानों से हुई है, जो मुड़ करके नवीन मोड़ादार पर्वत का निर्माण करती है। तो हम लोग देखे जो टकराया था उसके बाद पर्वत का निर्माण कर दिया था। यह चट्टानें कड़ी आवश्यक है, पर दक्षिण पठार की पठारों की अपेक्षा मुलायम है। इस भाग में पश्चिम से पूरब की ओर कई पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है। तो दक्षिण पश्चिम से हम लोग पूरब की तरफ जाएंगे ना, तो कई को हम लोग को पहाड़ पर्वत मिलेगा, जिसमें कुछ चोटिया की ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है। तो कुछ ऐसा जो पहाड़ पर है जो 8000 से ज़्यादा वाला भी है। अब पूरे पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 1200 से लेकर के 600 मीटर तक की है, 6000 तक के। तो देखो, दक्षिणी पठार के जो उत्तरीय मोरदार पर्वत के बीच भारत का विशाली मैदान भाग मिलता है। यह मैदान भाग भी पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। संकरे मैदान समुद्री तट भागों से भी मिलते हैं। भारत के मैदानी भाग सबसे बाद के बने हुए हैं। तो भारत के जो मैदानी भाग है ना, से सबसे बाद में बना है और इनमें जलोढ़ मिट्टी प्रधानता है। तब भारत में से भी सबसे ज़्यादा इलाका पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तब सबसे ज़्यादा बना हुआ है। से नदियाँ द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी को निक्षेपण से बना बड़ा उपजाऊ होता है। हम लोग जलोढ़ मिट्टी के प्रकार भी बताए थे, बोले थे कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन होता है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो नदियों द्वारा जब बाढ़ होता है, जो नया नया मिट्टी आता है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और उस पर फसल बहुत ज़्यादा होता है, गेहूँ रोपाता है तो बहुत अनाज है, इसीलिए इसको उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन होता है? जलोढ़ मिट्टी। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अधिकतम 1200 से 1250 मीटर तक है और इस मैदान की मिट्टी मोटाई 500 मीटर तक पाई जाती है। इस मैदान में दिल्ली का क्षेत्र जला विभाजक का काम है। दिल्ली से पश्चिम की नदियाँ पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, जैसे सतलुज, चेनाब आदि। और ठीक नहीं, नदी का नाम याद रखना। फिर यमुना, गंगा, गोमती आदि पूर्व की ओर बहती है। ठीक, तो देखो पहले तो पश्चिम की ओर कौन कौन बहती है? तो सतलुज और चेनाब। यहाँ देखो मैप में देख सकता है, दिखाई दे रहा है विंध्याचल के ताप्ती नदी। यस सर। यह देखो, तो ये पश्चिम की तरफ बह रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे सतलज और कौन था? चेनाब। चाहे ऊपर में देखो, सतलज ऊपर में होगा नदी, हाँ, जो पाकिस्तान वाला में बहता है। और हाँ, सतलज अपना भारत वाले होते हुए न है लिखा, लेकिन हाँ सुलेमान लिखा दूसरा है। अगला देखो, गंगा, यमुना, गोमती जो नदी है जो पूरब के, देखो गंगा इधर से इधर के पूरब की तरफ जा रही है ना, और गोमती नदी नीचे रहेगा, लेकिन खाली चित्र नहीं दिया है। तो ये सब नदियाँ पूरब की बहती है। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में अरावली के आसपास इस क्षेत्र वर्षा की कमी का कारण शुष्क रहा है। तो देखो अरावली चित्र दिखाई दे रहा है, तो एकदम चित्र में दिखाई दे रहा है अरावली। देखो यहाँ अरावली है, यहाँ से यहाँ बढ़ दिल्ली तक की आयल है। बगल में देखो गंगा नदी भी है। तो यही बोल रहा है कि अरावली दिल्ली में भी तनका सानी पाठ अरावली के पड़ता है। और देखो बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम अरावली के आसपास का क्षेत्र वर्षा की कमी के कारण शुष्क रहता है और वह क्षेत्र मरुस्थल की परिणत हो गया है। इसे हम थार भूमि के नाम से जानते हैं। तो यह वाला इलाका है अरावली, एक बगल वाला इलाका है जहाँ पे वर्षा कम होता है। राजस्थान में एक दिन में ना समझेगा, जब बचता है तो कुछ ना कुछ करती रहता है। गधा कहाँ जा, तुम्हें लगा बैठो, शान से बैठल रहना, वही तो तू लिखाई थी, ठीक रहता है। चलो तो ध्यान से दो, कॉलम कहाँ रखे? साफ गधा पानी छोड़े न करे। कहाँ तक खोले? थार तक हो गया पूरा। भौतिकी विभाग। अच्छा ये कर लेते हैं हिमालय पर्वत के तनका सानी। हाँ बहुत डिस्टर्ब है।
तो दिल्ली से दक्षिण पश्चिम में जो अरावली के पास है उस क्षेत्र में वर्षा के कारण शुष्क रहता है, वह क्षेत्र मरुस्थल में परिणत हो गया है। ये पूरा वाला इलाका जब हम लोग देखते हैं रेगिस्तान में तो ये सब मरुस्थल है। मरुस्थलों को जितना समझता है वहाँ पर ही खाली बालू और वर्षा कम रहेगा, शुष्क इलाका रहेगा। जहाँ भी से तो पूरा राजस्थान में राजस्थान में जो थार इलाका कहलाता है। जो भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल या रेगिस्तान कौन है? तो थार रेगिस्तान। तो जहाँ भी राजस्थान में है। और ये इलाका बहुत सारा पाकिस्तान में भी फैलल है, याद रखना, खाली भारत में न है। ठीक, तो ये जो थार रेगिस्तान है से पाकिस्तान में भी है। ठीक, तो कभी भी मरुभूमि लिखल रहे चाहे रेगिस्तान लिखल है, दोनों का अर्थ यही होता है। ठीक ना, खाली थोड़ा सा अंतर है, वो लोग बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो भौतिकी विभाग, अब भौतिकी के विभाग जब इसको बांटा गया सबके आधार से, तब भौतिकी स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया। याद रखना, हम लोग एक एक भाग को अच्छा से पढ़ेंगे। कितने भागों में? 6 भागों में। पहला कि हिमालय या उत्तर पूर्ववर्तीय प्रदेश के, तो पहले जो हम हिमालय के इलाका वाला को पढ़ेंगे तो एगो भाग से। दूसरा उत्तर का विस्तृत विशाल मैदान, उत्तर में जब बड़ी विशाल जो खाली वाला इलाका रहेगा वो मैदान के पढ़ेंगे। तो दूसरा का उसका दक्षिण का पठार, दक्षिण एकदम नीचे में आएगा, यहाँ वाली बहुत सारा पठार है, तो इस पठार के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। उसके बाद समुद्र तटीय मैदान, देखो इन्ने समुद्र तट के पास मैदान है, फिर इधर समुद्र तट के मैदान है, तो इसके बारे में पढ़ेगा। फिर भारतीय मरुस्थल, जो भारत में इतना उतना का सानी मरुस्थल है रेगिस्तान, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भारतीय द्वीप समूह, द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है, भारत का द्वीप समूह है, या अगल बगल में जो इलाका होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यही सब के अनुसार से बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को भौगोलिक विवरण नीचे दिया गया है। ये हिमालय पर्वत कितना है तो हम लोग टाइम के अनुसार से पढ़ लेंगे, बहुत है। हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत है, उसके बाद दूसरा पर्वत, खाली हिमालय पर्वत इतना दूर पढ़ लेते हैं। ठीक ना, एक बाद दूसरा पर्वत है, इतना दूर हम लोग खत्म कर लेते हैं। देखो हिमालय या उत्तर पूर्वतीय प्रदेश में जब आता है तो नाम वही दिया है, हम लोग देख लिए उत्तर में, तो हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे। भारत के उत्तरी भाग में विस्तृत मूलाधार पर्वत जो बलित पर्वत है, यानी नया पर्वत है, ठीक ना, जो मुख्य रूप से हिमालय के नाम से विख्यात है। मैप में यहाँ वाला पूरा इलाका है ना, ये पूरा पर्वत को हिमालय पर्वत कहा जाता है। हिमालय और पर्वत के अर्थ न समझाते, मान लो कोई इलाका पर बहुत सारा बालू लाकर धर दिया ना, तो वो पर्वत कहलाता है। पर तनका कोई जो ऊंचा जगह स्थान है वो चोटी कहलाता है। तो ये जो कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, इसका जो पढ़ता है कैलाश पर्वत, कारानमी से इसका चोटी हुआ। ठीक ना, तब पश्चिम में सिंधु नदी है, और इसके यहाँ पर पश्चिम में सिंधु नदी है, और पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक ना, के बीच में चाप या तलवार की तरह फैली हिमालय की लंबाई, पूरा यहाँ से यहाँ हिमालय की लंबाई है जो 2500 किलोमीटर है। समझना, हिमालय के एरिया यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आता है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर नापेगा ना, नेपालों में है ना। हाँ नेपाल होते हैं, नेपाल तो बीच में नेपाल भूटान है। तो अगर तू हिमालय के ई छोर से ई छोर तक जाते रहेंगे तो कितना किलोमीटर चला? 2500। पहले आता है हिमालय की लंबाई कितना है? 2500। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछेगा तब 8848 मीटर, लेकिन हिमालय पर्वत की जो लंबाई होता है किधर से किधर तक है, यानी कि पश्चिम से पूरा भी कर देता है इतना। और चौड़ाई कितना है? 150 से लेकर के 500 किलोमीटर। मान लो अगर चौड़ाई एजन कम है, ठीक ना, तो यहाँ होगा 150, और चौड़ाई अगर एजन बहुत ज्यादा है तो यहाँ 500 किलोमीटर। ये हो गया। अब विश्व की सर्वोच्च चोटी इसी में मिलती है, यही हिमालय पर्वत पर विश्व की सबसे चोटी जो है, जो ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, या सोजे एवरेस्ट कहते हैं, जो कहाँ पर है? नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट अपना भारत में स्थित न है, हिमालय पर्वत अपना भारत में उसका अंश है, लेकिन स्पेशल जो एवरेस्ट चोटी होती है कहाँ पर है? नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहलाती है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। और इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 848 मीटर। ठीक, और इस पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 6000 मीटर तक है। यानी कि अगर सबके कोई बहुत ज्यादा है, कोई बहुत कम है, सबके नापते हैं ना एवरेज, तो एवरेज हमेशा बीच वाला ही निकलता है। 8000 के बीच में कौन है? 6000। तो ये है। कुछ मैप के बार बार जरूरत पड़बे करेगा, तो यहाँ पर ही है, ए पर कुछ है जो देखने के लिए है, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तब। हिमालय के उत्तर भाग में भारत के सीमा में 3 समांतर पर्वत श्रेणियां मिलती है। ठीक ना, तो हिमालय पर्वत श्रेणियां को देखो इसे 4 में बांटा गया है, लेकिन स्पेशल किसको? 3 समांतर, जो जास्कर श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, और काराकोरम श्रेणी है। ठीक ना, वो कैलाश पर्वत है। तो कैलाश पर्वत ये पड़ी है, मैप में देख सकता है कि कैलाश पर्वत है। ठीक था, स्पेशल 3 के बांटा गया है। कौन कौन? जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। देखो हाँ, ये मैं चाहता हूँ तो कहिए दिखाई। अगला देखो मुख्य में, जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच सिंधु नदी का
पश्चिमा उत्तर प्रभाव होता है, यानी कि जास्कर श्रेणी इधर वाला इलाका को कहते, ठीक ना। यहाँ से सिंधु नदी का निकलता है, ठीक ना। उसके बाद देखो काराकोरम श्रेणी विश्व की द्वितीय सर्वोच्च चोटी गार्डविन आस्टिन, जिसको केटू कहा जाता है। तो एक बगल में देखो काराकोरम लिखल है, वहाँ पर केटू भी लिखल है, ठीक। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक ना। दूसरा का बड़ा का कौन है? केटू। तब माउंट एवरेस्ट के बाद के क्या बारी आता है? केटू का, जो अपना भारत में ही है, लेकिन अभी जो इलाका है ना यहाँ पर ही पाकिस्तान का कब्जा है, याद रखना। हाँ, अभी कब्जा जम्मू कश्मीर में है, लेकिन वहाँ पे कुछ इलाका ना पाकिस्तान के पास गए, बहुत दिन जो लड़ाई हुआ था 1962 वाला दिन है ना, ठीक। तो उस समय के हुआ था, उसी समय में जिसको पीओके कहा जाता है, यहाँ पे बार बार लड़ाई होती रहता है। अगला देखो, तो यही बोला है विश्व की सबसे दूसरी चोटी का नाम क्या है? गार्डविन आस्टिन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं केटू। केटू की ऊंचाई कितना है? 8,600। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,800, आयकर है 8,600। इस श्रेणी को पूर्व बढ़ने पर तिब्बत है, या इसका जो यहाँ पर इसे ऊपर जाएगा ना तो तिब्बत देश है। पहले तिब्बत देश था, लेकिन इसको चाइना कब्जा कर लिया, पर पूरा चाइना कहलाता है, ठीक। जो तिब्बत है यहाँ कैलाश पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। देखो कैलाश पर्वत का श्रेणी इतना दूर है, यहाँ तिब्बत हम उन्हें घस रहे थे, तिब्बत जब पड़ी था, ठीक। नहीं, अभी तक तो जहाँ तक है तो इस तरह से कैलाश पर्वत, ठीक ना। सुना जो हाँ हाँ, हम सब सुने। चलो आगे पढ़ते हैं। पहले भारत भूमि का विस्तार उत्तर में कैलाश पर्वत श्रेणी तक था। तो पहले जो भारत था ना, कहाँ तक था? यहाँ तक कैलाश पर्वत है, तहाँ तक। तो हमारे शंकर जी वहीं पर बैठे रहते हैं। तो लद्दाख श्रेणी से सटा लद्दाख पठार मिलता है, लद्दाख के बगल में लद्दाख का पठार मिलता है, और इस पठार में नदियों का आंतरिक प्रवाह किया जाता है। उपयुक्त तीनों श्रेणियां जो हिमालय पार की पर्वत श्रेणियां हैं, इस तरह से होता है। इस विशाल भूभाग में ग्लेशियर हिमानी भी है, जैसे बोल्टार और सियाचिन, जितना के बारे में हम लोग कल से फिर यानी कि अगला दिन अच्छा से पढ़ लेंगे, तो जिसमें अलग से बात है। हिमालय पर्वत के बारे में इतना दूर हम लोग का खत्म हो गया है। न रे, हिमालय पर्वत है, होवे करेंगे तभी तो जो देखो ये पूछ रहा है कि क्या है इसे, फिर ये देखो ये ना हिमालय पर्वत है। अगर तू अपना घर पर इतना बर्फ के ढेर लाकर रखेगा ना, तो धीरे धीरे क्या होगा? पिघलेगा। जब पिघलेगा तब पानी बनेगा ना, तो तोरा यहाँ हमारा रास्ता बन जाएगा, तो नदी बन गया। वैसे हिमालय पर्वत है, ये जब धीरे धीरे पिघलता है हमारा नदी खुल जाता है, यह नदी गंगा बन जाता है, ये नदी ब्रह्मपुत्र बनता है, ये नदी सिंधु बनता है। ये बर्फ से, हाँ ये बर्फ से, तो यहीं से चल के आता है। तो अभी ठंडा के दिन में ना बर्फ कम पिघलता है, तो नदी के पानी गायब हो जाता है। अब जैसे जैसे गर्मी आएगा ना, तो एगो बर्फो गायब रहता है। नहीं गर्मी और तनका तनी और अभी बढ़ना शुरू हो गया है। अभी से ये बर्फ पिघलने लगेगा तो पानी बढ़ जाएगा, वही बीच में बादलों आ जाता है, तो एगो ऊपरों से बरसा, एगो नीचू से बरसा, तो यही बीच से नदी के पानी बढ़ जाता है, ठीक ना। यही कारण है। तो यही बर्फ आप धीरे धीरे पिघलने, देखना अभी सुनेगा कि आपसे नदी के पानी तनका तनका बढ़ रहा है, कहला बर्फ पिघलना शुरू। गर्मी जैसे जाएगा बर्फ पिघलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, दहाड़ आ जाएगा।